मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। Sri Ravindra Jugran sir, who played a major role in the Uttarakhand Raj Andolan. We welcome you, sir. Now, I would like to call upon Sri Jitendra Joshi sir to felicitate our chief guest, Sri Ravindra Jugran sir, with a token of gratitude. हिमालय तेरी जय जयकारा, जय हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, जय हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, जय हिमालय। पारंपरिक टोपी के साथ में स्वागत करने की लॉ कॉलेज ने कोशिश की है, तो मैं ऐसा ना हो कि आप कहें कि भोगनाथ जी सबको टोपियां पहना रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रोफेसर पूनम रावत मैम से कि वो यहाँ पे सारे महानुभावों को बुलाएं, आमंत्रित करें और फिर हम उन्हें झलकी गाल गंगे की धारा, मेरा हिमालय हिमालय गाल गंगे की धारा, मेरा हिमालय। काली भोली का छाना जानी, काली भोली का छाना जानी, ओ बटा नन ठुला के लाशा, मेरा हिमालय हिमालय नन ठुला के लाशा, मेरा हिमालय। धन महेड़ी मेरो योजनामा, धन महेड़ी मेरो योजनामा, ओ भयो तेरी कोकी महान, मेरा हिमालय हिमालय तेरी कोकी महान, मेरा हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। उत्तराखंड कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अलग मुद्दे अलग समस्याओं ने समय समय पर इसके अलग राज्य बनाने की मांग को उठाया और फिर बहुत लंबे संघर्ष और बलिदानों के फलस्वरूप हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उत्तराखंड आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, जहाँ ना कोई बड़ा ना कोई छोटा,
ना कोई गढ़वाली ना कोई कुमाऊनी, बस थे तो उत्तराखंडी आंदोलनकारी। एक ऐसा आंदोलन जो अपने निष्कर्ष तक पहुंचा। सर इसे ठीक करना है। आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं, तो क्या हम उन सब बलिदानों को भूल सकते हैं जिनकी जवानी, आंसू, दर्द, जज्बातों, हौसले व खून से उत्तराखंड राज्य की नींव को सींचा गया? क्या हम उन माँ बहनों के बलिदान को भूल सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अपने सम्मान और गौरव को दांव पर लगा दिया था? आज भी बलिदानी परिवार के सदस्य अपनों की याद में तड़प रहे हैं। एक ऐसी ही माँ आज अपने बेटे देवू के बलिदान को याद कर रही है। वो कानून की रैली में जा रही हूँ। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अरे दादी, तुझे पता भी है रैली में क्या होता है? लाठी डंडे पड़ते हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है। पर तू छोड़ना इन बातों को। बता ना दादी, तू चाचा का नाम लेकर क्यों चिल्लाई? वो कहते हैं ना बेटा, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है। रोजगार के लिए पलायन हो रहा था। तेरा चाचा देवू, वो भी मेरे साथ लोगों को अलग उत्तराखंड आंदोलन के लिए एकजुट कर रहा था। ये बात है सन 1994 की। प्रदेश में आंदोलन की आग तेजी से भड़क उठी। दूर दराज के गांव में भी आंदोलन की चिंगारी उठ चुकी थी। देवू अपने गांव के लोगों को आंदोलन में चलने के लिए इकट्ठा कर रहा था। और फिर जोश और उत्साह से सारे गांव वालों को आंदोलन में चलने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन तभी एक खबर आई। देवू, तुझे पता है खबर आई है, खटीमा में यूपी सरकार ने हमारे उत्तराखंडी आंदोलनकारी भाई बहनों पर गोलियां चला दी हैं। काफी लोग मारे गए हैं। अब हम क्या करना बोला? अब हम क्या करना? हम हिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हिंसा के मार्ग पर जाएंगे। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए गोलीकांड, जिसमें निहत्थे उत्तराखंडी राज्य आंदोलनकारियों पर यूपी सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई, जहां पर 10 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत हुई, जिसके विरोध में मसूरी में 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय झूलाघर से मसूरी के गणमान्य नागरिकों द्वारा एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, जहां पर पुलिस ने निहत्थी जनता पर बिना चेतावनी दिए फायरिंग कर दी और 6 राज्य आंदोलनकारियों की मौत हुई। 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 6 राज्य आंदो
जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार। आज तो उम्मीद हो, आज तो उम्मीद हो, आज तो उम्मीद हो। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारत माता रे अखंड, भारत माता रे अखंड, भारत माता रे अखंड। कोटा झंगरा खाएंगे, कोटा झंगरा खाएंगे, कोटा झंगरा खाएंगे। उत्तराखंड के 4 सिपाही, उत्तराखंड के 4 सिपाही, उत्तराखंड के 4 सिपाही। जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार। भारत माता रे अखंड, भारत माता रे अखंड, भारत माता रे अखंड। जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार। कोटा झंगोरा खाएंगे, कोटा झंगोरा खाएंगे, कोटा झंगोरा खाएंगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार। आज तो उम्मीद हो, आज तो उम्मीद हो, आज तो उम्मीद हो। कोटा झंगोरा खाएंगे, कोटा झंगोरा खाएंगे। जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार। आज तो उम्मीद हो, आज तो उम्मीद हो। भारत माता रे अखंड, सितंबर 1994 को मसूरी में गोली कांड से अफरा तफरी मच गई थी। निहत्थे आंदोलनकारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच उन्हें पता लगा कि 1 सितंबर की शाम को कुछ
कुछ क्रमिक अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें पुलिस लाइन देहरादून भेजा गया है। उनके साथ उनके अन्य आंदोलनकारियों को भी, जिन्हें बाद में बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। इन आंदोलनकारियों को कई वर्षों तक सीबीआई के मुकदमे झेलने पड़े थे। परंतु मसूरी गोलीकांड से आंदोलनकारियों के हौसले और जज्बों को सरकार दबा ना पाई। मातृशक्ति संघ तमाम जनता ने अपना आंदोलन जारी रखा। उस समय के लोगों की भावना का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि देवू की मां, जिसने अभी अभी अपना बेटा खोया था, वो फिर से कमर कसकर चल पड़ी। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत एगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाओ भगत एगे। बोल तेरा भला दिनों का खातिर, जो कुली सड़कों में बोगी, हूँ शहीदों कर्ज त्वे पर अब चुकाओ भगत एगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाओ भगत एगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाओ भगत एगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाओ भगत एगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाओ भगत एगे। मुजफ्फरनगर, रामपुर, तिरहा में तो इससे भी बड़ी बर्बरता हुई। बस दादी बस, मैं अब और नहीं सुन सकती। इतने बलिदानों के बाद जब उत्तराखंड बन गया था, तुम्हें फिर से आंदोलन क्यों करने पड़ रहे दादी? जो सवाल आज दादी से पूछा गया है, ये सूत्रधार आप सबसे इस सवाल के जवाब को ढूंढने की आशा करती है। आखिर कौन हमें बताएगा कि जिसे पूरा देश स्वर्ग समान मानता है, वो कितने बलिदानी आंदोलन के बाद बना। Now I request Professor Dr. Rajesh Bahuguna sir to kindly address the gathering. उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर इस स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में विराजमान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री जितेंद्र जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र जुगरान जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी सुश्री अंकिता जोशी जी,
the director of the university, Dr. Abhishek Joshi ji, Vice Chancellor of the university, Professor Dharamudhi ji, all Dean Director, Professor Saman Kumar ji, Professor Singh साहब, श्री पोखरियाल जी, सोनम मैम, बड़ोनी जी, भट्ट जी, अजय सिंह जी और हमारे सुमित जी और हमारे जखमोला जी, ऑल डीन डायरेक्टर्स, एनसीसी के कैडेट्स और पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस, प्यारे बच्चों और जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रस्तुति दी, वो तमाम कलाकार, मैं आप सबका वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आप सबको अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, आज ये नाट्य प्रस्तुति और उसके बाद अपने विशिष्ट अतिथि को बुलाने का एक बहुत बड़ा औचित्य है और वो ये है कि जिस उत्तराखंड राज्य को आप आज 25 सालों के बाद देख रहे हो, उसके गठन में किस तरह के संघर्ष की जरूरत पड़ी थी। और यही नहीं, प्यारे बच्चों, आपको मैं ये भी बता दूं कि उत्तराखंड देवभूमि भी है, सैन्य भूमि भी है। यहां के हर घर से एक इंसान भारत की फौज में होता है, देवताओं का यह वास है। और इसके साथ साथ यह भूमि आंदोलनों की भी भूमि है। और आंदोलन ऐसे कैसे नहीं, उत्तराखंड की भूमि ने वो आंदोलन दिए जो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक उदाहरण बने। अगर आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना है तो इस जमीन की महिलाओं का दिया हुआ वो आंदोलन आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया है। एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने लोग और पर्यावरणविद आज उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो उत्तराखंड आंदोलन था, it is also the world heritage in the sense that we have given certain unique point in this agitation, which you will know your point. First of all, a long agitation that was non-violence. एक ऐसे प्रदेश में जहां देश के सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक रहते हैं और हथियारों की ट्रेनिंग से बिल्कुल कुशल हैं, एक दिन भी हथियार नहीं उठा। दूसरी बात, आपने अभी देखा कि जो आखिरी गोली लगी और जो उत्तराखंडी शहीद हुआ, जो आखिरी नारा था बच्चों, कभी उस पे मनन करना। उसने कहा, भारत माता रहे अखंड, लेकर रहेंगे उत्तराखंड। It's not a simply slogan, but it's a concept.
It's a concept to be understood by every Indian. Our education is not any separate state outside the country, but it's a family distribution within the territory of India, and we felt that now, along with Uttar Pradesh, is a big state, we are being ignored over here. तो परिवार में भी तो बंटवारे होते हैं, वही बंटवारा हमने मांगा था और इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस अवधारणा के साथ ये आंदोलन लड़ा गया। और एक ऐसा आंदोलन है कि जो लड़ा भी गया, शहादतें भी हुई, लेकिन अपनी चरम सीमा पे पहुंचा और आज आप 25वीं वर्षगांठ मना रहे हो। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव विद अस श्री रविंद्र जुगरान जी। अब उनके बारे में बता दूं आपको, ही इज द पर्सन who fought from the forefront for the creation of this state. और ये हमारा और इनका सौभाग्य है कि गोली इनके बराबर से निकल गई, लेकिन इनको न छू सकी। और आज हमारे बीच में है श्री रविंद्र जुगरान जी को। आपका संघर्षमय जीवन छात्र जीवन से शुरू होता है। वर्ष 1991 में उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवीपीजी कॉलेज के सेक्रेटरी बने और 2 साल के बाद उसी महाविद्यालय के अध्यक्ष बने। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वो दौर था जब डीएवीपीजी कॉलेज, जहां उस दौर में 15,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे, वहां का प्रेसिडेंट बनना मतलब इट इज जस्ट लाइक एमएलए। और छात्र नीति की भी अलग दिशा थी। करीब 12 बार आप विभिन्न संघर्षों में जेल में रहे, जिसमें कि शुरुआत हुई रिजर्वेशन के टाइम से, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। उसके बाद और कई भ्रष्टाचार और तमाम मामलों में विरोध करते हुए आप जेलों में रहे। एक बार इनके साथ जेल में रहने का और वहां पे रहने का मैं भी गवाह हूं। बरेली सेंट्रल जेल में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 18 लोगों के साथ में आप वहां पे जेल में थे। राज्य बनने के बाद आपको बहुत महत्वपूर्ण पदों पर, पहला पद था जो खंडूरी जी की सरकार में, मेजर जनरल खंडूरी जी जब यहां के चीफ मिनिस्टर बने तो आपको युवा राज्य कल्याण परिषद का बाहर सौंपा गया। स्टेट मिनिस्टर का पद होता है ये। और उसके उपरांत डॉक्टर निशंक जी की कार्यकाल में पुनः आपको उत्तराखंड राज्य निर्माण सम्मान परिषद का कार्यभार सौंपा गया। यह भी राज्य मंत्री का दर्जा होता है। इसके अलावा छात्र जीवन, युवाओं को नेतृत्व देना और राजनीति में सक्रियता रखना, इसके अलावा इनका एक और पक्ष है जो खासकर लॉ के विद्यार्थी और हम सब के लिए, शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपने अपने जीवन काल में 22 जनहित याचिका लगाई, 22 PIL आपने अपने जीवन काल में लगाई। और बावजूद इसके भी कि एक पर्टिकुलर सरकार में रहते हुए उनके कार्यों पर मुखरता से अगर आप विरोध में खड़े होने की हिम्मत रखी और उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए अधिकारियों को
अयोग्यता के आधार पर और विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर जनहित याचिका के माध्यम से घर के रास्ते दिखाए। ऐसी शख्सियत को सुनना और उनका परिचय करना मैं बहुत बहुत गौरवान्वित हूं और बड़े ही मान सम्मान और आदर के साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री रविंद्र जुगरान जी का कि वो आए और अपना संबोधन दें। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तरांचल विश्वविद्यालय के विवेकानंद ऑडिटोरियम में विराजमान यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट आदरणीय जितेंद्र जोशी जी, वाइस प्रेसिडेंट सुश्री अंकिता जोशी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक जोशी जी, हमारे वाइस चांसलर साहब श्रीमान बुद्धि जी, प्रो वाइस चांसलर राजेश बहुगुणा जी, हमारे उत्तरांचल विश्वविद्यालय के आदरणीय शिक्षकगण, हमारे विद्यार्थी, इस सभागार में उपस्थित उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित कर्मचारी, परिवार के लोग, हमारे कोई मीडिया से भी साथी हैं, आपका सभी का अभिनंदन है। और विशेषकर एनसीसी के हमारे कैडेट्स जिनको हम सैल्यूट करते हैं। आज सबसे अच्छी बात तो ये है कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य निर्माण की 25वीं वर्षगांठ पर इसको सेलिब्रेट कर रहा है और वर्तमान और भावी पीढ़ी को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि यह राज्य कैसे बना। क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि अगर आप किसी भी यंगस्टर से पूछेंगे बिलो 35 इयर्स ऑफ एज, वो आपको, बच्चों की तो बात ही छोड़िए जो हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटी में, मैं कह रहा हूं बिलो 35 इयर्स ऑफ एज, वो आपको उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की बारे में बहुत कम जानकारी रखते होंगे। 1, 2, 3 कोई चीजें उनको याद होगी, लेकिन वो भी 100 में से 2-4 चीजें वो बता पाएंगे। सबसे अच्छी बात, सराहनीय कदम कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने आज हमारे राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम को रखा। सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को 25वीं वर्षगांठ की बधाई देने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जाने अनजाने शहीद, क्योंकि जो ऑफिशियल लिस्ट में हैं वो है 42 + 3 45, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी रहे जो शहीद तो हुए कुछ लोग, लेकिन वो ऑन रोल नहीं आ पाए। टेक्निकल रीजंस के कारण, तकनीकी खामियों के कारण, लापरवाहियों के कारण, सिस्टम की कमजोरियों के कारण वो संघर्ष चल रहा है कि उनको शहीद का दर्जा मिले। उसमें मैं एक नाम ले दूंगा आपको। अभी आपने मसूरी गोलीकांड का जिक्र किया, तो वहां हम 8 शहीद मानते हैं। वहां जो उस समय तत्कालीन डीएसपी थे उमाकांत त्रिपाठी जी, उनको भी हम शहीद मानते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों त्रिपाठी जी को हम शहीद मानते हैं। 1 मिनट लूंगा मैं आपका इसके बाद। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आज विवेकानंद हॉल में उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इसका जो विषय रखा, जो टॉपिक रखा, वो सब्जेक्ट कि ये विश्व धरोहर क्यों है उत्तराखंड मूवमेंट, क्यों ये विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्यों ये हमको इसको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक अलग पहचान है, ये हेरिटेज है, ये हमको इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। हम इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और कुछ यूनिक पॉइंट्स अभी बहुगुणा जी ने, प्रो वाइस चांसलर साहब ने बताए कि विश्व धरोहर क्यों है। तो मित्रों, मैं बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। मैं शुरुआत केवल उत्तराखंड मूवमेंट से आपको करूंगा और बहुत सीमित समय में इसको क्लोज करने की, समाप्त करने की कोशिश करूंगा। हमारे उत्तरांचल विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान से ही नहीं, हिंदुस्तान के आसपास से भी जो देश हैं, हमारे पड़ोसी राज्य, वहां से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं।
तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय का नाम भले ही उत्तरांचल विश्वविद्यालय है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के बच्चे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो पूरा भारत तो बैठा ही है, भारतीय उपमहाद्वीप भी कहीं ना कहीं हम उसको टच कर रहे हैं। और उत्तरांचल विश्वविद्यालय की यात्रा हम सब लोगों को मालूम है। अभी हम विषय पे आएंगे। देखिए, उत्तराखंड भारत का भाग है, भारत का मस्तक है, देवभूमि हिमालय। उत्तर प्रदेश के जमाने में जब ये महसूस होने लगा कि उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है और ये जो इलाका है ये पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो लखनऊ में बैठ के जो पॉलिसीज बनती हैं, नीतियां बनती हैं, वो तो समग्र रूप से यूपी के लिए बनती हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बनती हैं, लेकिन हमारे रीजन के लिए, पहाड़ के लिए जो अलग प्लानिंग होनी है, अलग जो है हमको प्लान लेके जाना है, वो नहीं बनता। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुलायम सिंह यादव सरकार ने वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक निर्णय लिया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर 27% अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया जाए, 27% ओबीसी। कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हम जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, यानी उत्तराखंड के जो रहने वाले लोग हैं, उनको यह आपत्ति थी कि भाई 27% अगर आप रिजर्वेशन दोगे तो सरकारी नौकरियां, विश्वविद्यालय में नौकरियां, प्रोफेशनल कोर्सेज, हमारा व्यापार और भी जो लाभ यहाँ के लोगों को मिलने थे वो तो हमको नहीं मिल पाएंगे। सब उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो हमारी छाती पे बैठ के, सिर पर चढ़ के जो है वो उसका लाभ ले जाएंगे और स्थानीय आबादी महरूम हो जाएगी। तो हमने थोड़ा सा इसका डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करी। तो जुलाई 1-2 तारीख 1994 को हम स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में गए, सांख्यिकी विभाग में। हमने कहा यार, हम वर्बली तो बोल रहे हैं या अपनी कल्पना से तो बोल रहे हैं या अपने एक्सपीरियंस से तो बोल रहे हैं कि साहब उत्तराखंड में केवल 1.5 से 2% ओबीसी रहता है। अब अगर उत्तराखंड में 1.5 से 2% ओबीसी रहता है तो जो 27% में से 25% तो उत्तर प्रदेश का ओबीसी आएगा, वो हमारी नौकरी भी ले जाएगा, हमारा इंजीनियरिंग मेडिकल का कोटा भी ले जाएगा, हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में भी कोई आएगा, वो व्यापार भी में भी जो लाभ मिलते हैं हमको बैंक से वो भी वो ले जाएगा। तो हमने डेटा इकट्ठा किया, तो डेटा बिल्कुल क्लियर बता रहा था कि उत्तराखंड में मैक्सिमम 2% ओबीसी रहता है। हमने तय किया, ये बात विद्यार्थियों की हो रही है कि विद्यार्थियों ने तय किया और देहरादून से तय किया और डीएवी कॉलेज से तय किया कि इसका विरोध होगा और ये 27% ओबीसी जो आरक्षण है वो उत्तराखंड के हित में नहीं है, अन्यथा हम तो लूट लिए जाएंगे, दिन दहाड़े डकैती पड़ जाएगी। तो हमने आंदोलन शुरू किया, प्रारंभ किया, विद्यार्थियों को एकजुट किया, देहरादून, फिर गढ़वाल, फिर समूचा उत्तराखंड, और आंदोलन ने अपनी धार पकड़ी और साथ साथ हमने लोगों को भी एजुकेट करना शुरू किया, क्योंकि उस समय ओबीसी जो शब्द था वो प्रचलित नहीं था, ज्यादा उसका नाम लोगों ने सुना नहीं था, अन्य पिछड़ा वर्ग लोग जानते नहीं थे। तो हमने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत कम होता था, रोज एक प्रेस रिलीज देके कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, लोगों को समझाने लगे ओबीसी क्या है और हमारा नुकसान क्या है। तो हमने लोगों को इकट्ठा किया, हम फिर भी लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो स्टूडेंट फोर्स को गढ़वाल और कुमाऊं संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर इकट्ठे करते हुए ले गए हम लोग, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो दिखाया गया है यहाँ पे, शुरुआत हो रही थी। मुलायम सिंह यादव लगभग 14 या 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते देहरादून के सर्किट हाउस में किसी कार्यक्रम में आए थे। तो उससे पहले माहौल को हम सब लोगों ने बना दिया था। तो हमने कहा मुलायम सिंह यादव जी को भी मिलके आते हैं। तो हमारा एक डेलीगेशन 7-8 विद्यार्थी नेताओं का, स्टूडेंट लीडर्स का वहां गया, आमने सामने से इंटरेक्शन हुआ उनके साथ। तो मैंने कहा, मैं उस समय कॉलेज का प्रेसिडेंट था, डीएवी कॉलेज का, तो मैंने कहा मान्यवर, मैं डीएवी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मुलायम सिंह जी का पहला रिएक्शन था, तो क्या हुआ, मैं भी जो है पता नहीं उन्होंने कहाँ का बताया, मैं वहाँ का छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका हूँ। हमने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा आपने ये ओबीसी जो रिजर्वेशन है गलत लागू करा दिया है। तो बात हो रही थी, 2 मिनट दिए उन्होंने
कहते हैं गलत क्यों हो गया? हमने कहा पहाड़ में तो ओबीसी है ही नहीं। तो कहने देखेंगे। तो हमने कहा देखने का कुछ नहीं है। मेरे मुंह से एक लाइन निकली, मैंने कहा जो अभी तक आपने देखा है वो पिक्चर शुरू होने से पहले सिनेमा हॉल में न्यूज रील होती है। अभी आपने केवल न्यूज रील देखी है, हम आपको पूरी पिक्चर दिखाएंगे और ये पिक्चर बहुत लंबी चलेगी और इसके भयंकर परिणाम होंगे। तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के थे, लोकल लीडर्स यहाँ पे थे जो सपा के आप सब लोग जानते ही हैं, थोड़ा बड़े निकट थे मुलायम सिंह जी के। तो उन्होंने जो है कोशिश करी कि मुलायम सिंह को वहां से ले जाए। ये सब हुआ। आपने अभी बहुत ही मार्मिक तरीके से वास्तविकता की झलकी, पूरे उत्तराखंड मूवमेंट की झलकी यहाँ पर दिखाई और यह बताया कि मसूरी गोलीकांड कैसे हुआ, खटीमा गोलीकांड कैसे हुआ, उसके बाद जो है मुजफ्फरनगर कांड कैसे हुआ और फिर आगे क्या क्या होता रहा, श्रीयंत्र टापू गोलीकांड कैसे हुआ, उसके बाद देहरादून गोलीकांड कैसे हुआ। तो ये एक लंबा सिलसिला है जो 1994 से शुरू हुआ और 9 नवंबर 2000 तक, जब तक ये राज्य अपने अस्तित्व में नहीं आया, तब तक ये मूवमेंट चलता है। अब मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा ये बताने की कि हम इस मूवमेंट को विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज, समूचे विश्व के लिए प्रेरणा लेने योग्य मूवमेंट क्यों कह रहे हैं। हल्की सी ये बात अभी बहुगुणा जी के माध्यम से यहां आई थी। नंबर 1, इस आंदोलन को लीड करने वाली, अलग उत्तराखंड राज्य बनाने में जिनकी नंबर 1 पे अगर भूमिका है तो वो इस प्रदेश की मातृशक्ति थी, महिलाएं थी। कोई भी जुलूस पूरे 6 साल अगर निकला, रोज निकला, तो उसको लीड महिलाएं करती थी। उसमें उनकी संख्या 60% होती थी, यानी अधिसंख्यक बहुसंख्यक होती थी। 40% में नौजवान, अधेड़, विद्यार्थी, बच्चे, सब ये लोग आते थे। तो ये पूरे विश्व के लिए एक अचंबा था, हिंदुस्तान के लिए भी एक अचंबा था कि पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं जो चूल्हे और चौके तक सीमित थी, जो केवल जो है घर तक सीमित थी या अपने खेत पर गुड़ाई निराई तक सीमित थी, उनका ये रूप, वो तो साक्षात दुर्गा बनी हुई थी, वो साक्षात सरस्वती थी, वो साक्षात काली के रूप में थी। जहां दुर्गा का रोल प्ले करना होता था वहां दुर्गा थी, जहां काली का रोल प्ले करना होता था वहां काली थी, जहां सरस्वती का रोल प्ले करना होता था तो वो सरस्वती थी। तो ये हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के लिए बड़े शोध का विषय था कि भैया हिंदुस्तान के एक हिमालयी राज्य के अंदर इतनी बड़ी तादाद में महिला शक्ति कैसे बाहर आ गई। मैं इसको जोड़ता हूं स्वाधीनता संग्राम आंदोलन से। जब हमने अंग्रेजों को खदेड़ा, उस समय भी महिलाओं की संख्या देश की आजादी के समय भी बहुत सीमित होती थी, बहुत सीमित होती थी। लेकिन अगर हम उसको उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो आप ये देखेंगे कि वो 50 टाइम्स या 100 टाइम्स ज्यादा थी। यहां तो हर महिला सड़क पर थी, हर महिला, पहाड़ की हर महिला अपने बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सड़क पर थी और वो समझ गई थी कि जब तक अलग स्टेट नहीं बनेगा तब तक जो है हमारा आगे भविष्य के रास्ते नहीं खुलेंगे। तो एक तो जो इसकी यूएसपी थी, अलग से क्यों ये विश्व धरोहर है, वो मूवमेंट में महिलाओं का योगदान, उनकी लीडरशिप, उनका नेतृत्व, उनका वहां रहना, उनकी मौजूदगी फोर्सेस को भी अत्याचार करने पर, ना करने पर विवश करती। दूसरा, ये सैनिक प्रदेश है, हर घर से एक फौजी आता है, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, एसएसबी का हो। एवरी सेकेंड हाउस या एवरी थर्ड हाउस, उत्तराखंड का आबादी के अनुपात में हम देश को सबसे ज्यादा सैनिक देते हैं।
हम इसके लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारी आबादी बहुत छोटी है, लेकिन हम देश के अंदर पंजाब से ज्यादा, राजस्थान से ज्यादा आबादी के अनुपात में सैनिक देते हैं। तो इसकी एक अलग यूएसपी ये थी कि इस आंदोलन में पूर्व फौजियों का जो रोल था, सिपाही से लेके रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, देन कर्नल, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन मेजर, देन कैप्टन, देन सूबेदार मेजर, उससे नीचे नीचे आते से एक रिटायर्ड सिपाही से लेकर, सैनिक से लेकर, यही नेवी, नेवल में था, ये एयरफोर्स में था और यही आर्मी में था, जो सड़क पे था और जिसने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भी मार्च किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी मार्च किया और सीने पे अपने मेडिकल्स, अपने मेडल्स, अपने तमगे लगा के मार्च किया। उसने कहा हम फौज के लोग हैं और हम सड़क पर हैं। नारा खाना अभी देश भारत माता रहे अखंड, लेकिन लेके रहेंगे उत्तराखंड, यही हमारा नारा होता था और फौजी इसको लीड करते थे। तो यह, और यहां तक की बात सीमित नहीं थी। जब खटीमा गोलीकांड हो गया, मसूरी गोलीकांड हो गया, मुजफ्फरनगर गोलीकांड हो गया, तो तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ द आर्मी जनरल बीसी जोशी फ्रॉम उत्तराखंड, फ्रॉम अल्मोड़ा, वो खड़े हुए थल सेना अध्यक्ष के रहते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को भी आगाह किया और मुलायम सिंह सरकार को तो फटकार लगाई एज अ थल सेना अध्यक्ष। आर्मी के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है, या तो जनरल मानेक शॉ ने किया होगा या फिर जनरल बीसी जोशी ने किया। उनने कहा मेरे घर के लोग, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इसमें अनरेस्ट है, अफरा तफरी मची हुई है, हमारे फौजियों कह रहे हैं हमें छुट्टी दो, हमें घर जाना है, हमारी माताओं, बहनों और बहुओं और बेटियों के साथ अपमान हो गया है, बेटे हमारे शहीद हो गए हैं, मेरा प्रदेश सुलग रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, राज्य प्रायोजित आतंकवाद उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। तो उसने कहा ये देश के लिए, उन्होंने कहा ये देश के लिए ठीक नहीं है। आर्मी में हलचल हुई, देश में हलचल हुई, होम मिनिस्ट्री में हलचल हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री में हलचल हुई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया एज अ जनरल होते हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके इस स्टेप के बाद हमको तो बल मिला, लेकिन 1-2 साल बाद बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हुई और कहा गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ। तो फौजियों का रोल मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि क्यों हम कहते हैं कि ये उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलन और आंदोलनों से अलग है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। यहाँ रिटायर्ड हर फौजी जो है सड़क पे था, और देहरादून में नहीं था, दिल्ली में भी सड़क पे था, मेरठ में रहता था तो रुड़की में भी सड़क पे था, चंडीगढ़ में रहता था तो वहां भी सड़क पे था, इलाहाबाद में अगर हमारे प्रवासी फौजी है वहां भी सड़क पे था। तो पूरी आर्मी में देश के अंदर हलचल मचाई उन्होंने और हमको लीड किया उन्होंने। मेजर जनरल बहुगुणा, लेफ्टिनेंट जनरल गुसाई, कितने ही नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल रावत, और सैनिक से लेकर मैंने जनरल तक बताया। तो ये एक पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब रिटायर्ड फौजी, चाहे वो आज रिटायर हुआ हो, चाहे 2 साल पहले या 15 साल पहले, वो सड़क पे आ गया, रिवोल्ट में आ गया। उसने कहा साहब ये हो क्या रहा है, हम डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं। और हम वो लोग, देखिए आप देवभूमि का, कुदरत का खेल और ईश्वर की कृपा और देवभूमि का अद्भुत संगम, हम पे क्या नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर के अंदर माताओं बहनों का अपमान हुआ, वो भी किस दिन, गांधी जयंती के दिन, 1 और 2 अक्टूबर की रात को। आई वॉज देयर, नॉट एट नाइट बट सुबह और रात के कई स्थानों पे मैं वहां पर था। और उन लोगों पे जो नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको निहत्थे लोगों को हमारे सामने सुबह 6 बजे रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर के अंदर जो है गोलियों से भून दिया गया। उसमें विद्यार्थी भी थे, नौजवान, 14 साल का भी लड़का था उसमें, और बुजुर्ग लोग तो खैर 40 के थे। तो मैं कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम पे इतना जुल्म हुआ, बर्बरता हुई, बर्बरताओं की वो सीमाएं लांघ गई जो अंग्रेजों ने भी नहीं लांघी थी। वो नोटिस में नहीं आई कभी, हो सकता है अंग्रेजों ने भी किया हो, पर वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया जो रामपुर तिराहा में 1 और 2 अक्टूबर की रात को
माताओं बहनों के साथ हुआ और सुबह नौजवानों को शूट कर दिया गया गन पॉइंट पर। तो ये उसके बाद भी हम लोग राजाओं के जमाने से, यानी ये समझ लीजिए 600-700 साल से हम लोग जो है मार्शल रेसेस हैं, वॉरियर्स हैं, पराक्रमी लोग हैं, शूरवीर हैं, योद्धा रहे हैं। आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा गारंटी अवार्ड्स अगर वो किसी को हैं तो गढ़वाल गोरखा एंड कुमाऊं रेजिमेंट यानी उत्तराखंड को हैं। विक्टोरिया क्रॉस अगर किसी को है तो हमको है। आबादी के अनुपात में, पराक्रम में, शौर्य में हम नंबर 1 हैं। आपने सूबेदार नहीं, नायक जसवंत सिंह रावत का नाम सुना होगा, जिन्होंने 48 घंटे तक अकेले चाइना को 1962 इंडो चाइना वॉर में अकेले लटका के रखा। अरुणाचल प्रदेश नूरनाग की जो वैली है उसमें वो क्या करते थे, पौड़ी के रहने वाले, उनको तो उनके तो सोल्जर्स को कहा गया था, उनकी ब्रिगेड को कि आप वापस आ जाइए, कम बैक, लेकिन वो नहीं माने। वो जबकि घायल हो गए थे, उनकी गर्दन कट गई थी, लेकिन अपनी स्टेन गन या जो भी उनके पास एम्यूनिशन होता था, इधर पहाड़ी उधर चाइनीज, सामने चाइना बैठा हुआ है, चाइना की आर्मी बैठी हुई है, वो इधर से उधर भाग के और उधर से इधर भाग के चाइनीज आर्मी को इंप्रेशन देते थे कि इधर की तरफ बहुत सारे फौजी इकट्ठे हैं। उन्होंने सैकड़ों चाइनीज सैनिकों को जो है वो 1962 वॉर में मारा। पोस्टमसली मरने के बाद, उनकी शहीद होने के बाद उनको जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम गोला बारूद बनाना भी जानते हैं, चलाना भी जानते हैं, लेकिन हमारी नेशनलिस्ट जो फीलिंग है, हमारी जो राष्ट्रवादी सोच है, हमारा जो भारत मां के लिए समर्पण है, अर्पण है, हम जो कमिटमेंट है, वो इतना है कि हमने सब कुछ सह लिया, लेकिन हमने जो है हथियार उठाया नहीं। बहुत कोशिश हुई खालिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा, उधर जो घीसिंग के द्वारा, उधर जो है एंटी इंडियन फोर्सेस के द्वारा, कि ये उत्तराखंड के लोगों को कहीं से इनके यंगस्टर्स को हथियार पहुंचाएं। इंटरेक्शन भी करने की कोशिश करी, पर इस आंदोलन में फौजियों का और महिलाओं का इतना ज्यादा योगदान था कि ऐसे शरारती तत्व, एंटी इंडियंस जो है हमारे पास भटक भी नहीं पड़े। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस आंदोलन की जो यूनिकनेस है वो यह है कि led by women, supported by the ex-servicemen, ठीक, and started by the youngster students, ये हिंदुस्तान में कभी कहीं देखने में नहीं आया है। तो आज हम सब लोग देखते हैं कि दुनिया जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के मुहाने पर खड़ी है। केमिकल वॉरफेयर, एआई वॉरफेयर, अब तो इतनी वॉरफेयर हैं, बायो वॉरफेयर, कि आप घर में बैठे हैं और आप जो है अमेरिका तक जो है वो रॉकेट दाग देंगे, मिसाइल दाग देंगे, ठीक है ना। दुनिया उसके बारूद के ढेर पे खड़ी है। हमने ये बताया दुनिया को कि अगर मांग जायज है, नियमों के आधार पे है, देश के संविधान के अनुसार है, तो शांति प्रिय आंदोलन करके भी हम जो है अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। 2 अक्टूबर 1994 की घटना के बाद देश की जनता का, देश की पार्लियामेंट का जो हमारे प्रति जो सहानुभूति उपजी, पॉलिटिकल पार्टीज में जो सहानुभूति उपजी, वो इतनी ज्यादा उपजी कि उन्होंने कहा यार देवभूमि के लोग, बद्री केदार के लोग बड़े सीधे सरल नेशनलिस्ट लोग हैं, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये तो शांति प्रिय दिल्ली में रैली करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इनके साथ हर तरीके से अत्याचार हुआ है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से पार्लियामेंट के अंदर वॉइसेस आई, मीडिया हाउसेस से भी वॉइसेस आई, हमारे प्रति सारी पॉजिटिविटी आ गई, जो कि पहले ये एक तरीके से ये प्रोपेगेंडा कर रखा था, इट वाज एन एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, बट इट वाज नॉट एन एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, इट वाज अ मूवमेंट जो ये बताना चाह रहा था कि तुम हमारे पे 27% मत थोपो, क्योंकि हम केवल 2% ओबीसी वाले हैं, 25% को हम झेलेंगे तो हम मर जाएंगे। तो बाद में स्थितियां बेहतर हुई, सामने आई, उसके बाद भी लगातार जो है मूवमेंट चलता रहा। 95, 96, 97, 98, 99, 2000, ऐसा नहीं कि मूवमेंट थमा हो। और आप ये देखिए कि जो हथियार वाले मूवमेंट होते हैं, जो वायलेंस और नॉन वायलेंस का आप लाभ देखिए। हम सब लोग सुभाष चंद्र बोस जी को सैल्यूट करते हैं कि नहीं करते?
करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को सैल्यूट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को हम सैल्यूट करते हैं, यानी कि हम क्रांति को भी सैल्यूट करते हैं। वो क्रांति जो इस देश के लिए थी। लेकिन अल्टीमेटली अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वो गांधीयन मूवमेंट से आजाद हुआ, क्योंकि हर आदमी हथियार नहीं उठा सकता, हर आदमी वायलेंस नहीं कर सकता, वो एफोर्ड नहीं कर सकता, परिस्थितियां उसको अलाउ नहीं करती हैं। जब गांधीयन मूवमेंट हुआ तो हिंदुस्तान के हर नागरिक ने, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, असहयोग आंदोलन हुआ। घर में बैठ के ही लोग आंदोलन करने लगे, घर के बाहर निकल के ही आंदोलन करने लगे। तो सेम उसी तर्ज पर जो है वो नॉन वायलेंस गांधीयन मूवमेंट, वो उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलन था। वायलेंस हमने करी नहीं, हथियार हम चलाना भी जानते थे, हमारे पास था भी, घर में था, फौजियों के पास हथियार होता है और हम चाहते तो ले भी आते, बट हमने वो किया नहीं। हमने गांधीयन मूवमेंट किया, हम गांधीवादी विचार से चले तो हमको सक्सेस जल्दी मिली, बहुत जल्दी हमको सक्सेस मिली। 6 साल में अलग स्टेट ले लेना, कोई इस देश में अभी भी छोटे राज्यों के आंदोलन बहुत लंबे वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वहां वायलेंस थी। लेकिन हम लोगों को सफलता मिली, ईश्वर के आशीर्वाद से सफलता मिली। तो हमारी जो यूनिकनेस है, क्यों हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं, मैं आपको बताऊं। हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां की यूनिवर्सिटी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन पर शोध किए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं। क्योंकि मेरे पास ही खुद जो है यूरोप से, अमेरिका से, इंग्लैंड से 10-11 रिसर्च स्कॉलर्स, गर्ल्स एंड बॉयज, उन्होंने आके मुझको इंटरव्यू किया, मेरा साक्षात्कार किया। उनका कहना यही था, एक तो गांधीयन मूवमेंट पे, नॉन वायलेंस मूवमेंट पे, और इतना हम लोगों ने सब्र और धैर्य कैसे रखा इतना क्रश होने के बाद भी, और दूसरा महिलाओं की इतनी जबरदस्त भागीदारी, महिलाओं का लीड करना, उस पर रिसर्च चल रही है। तो अभी भी चल रही है, पहले भी चली है उस पर रिसर्च। तो ये इसलिए यूनिक है, इसलिए ये विश्व धरोहर है, इसलिए हम दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आप बारूद के ढेर पे बैठे हो, आप जो है न्यूक्लियर वॉरफेयर के जमाने में हो, आप बायो वॉरफेयर कर रहे हो, आप केमिकल वॉरफेयर कर रहे हो, आप कौन सी वॉरफेयर, एआई वॉरफेयर कर रहे हो, लेकिन आप उत्तराखंड से प्रेरणा लीजिए ना। ये हल है, रास्ता है, समाधान है। हिंदुस्तान के लोगों को तो हमने रास्ता दिखाया है, उत्तराखंड के लोगों को। तो ये इसकी यूनिकनेस है, ये इसके अलग अलग इसके पहलू हैं, और भी इसके कई आयाम हैं, नई नई और बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग अलाउ नहीं करेंगे इस समय, क्योंकि समय अभी शायद 2-3 मिनट ही मैं और बोल पाऊंगा, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है, मुझे यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के हिसाब से चलना होगा। तो मित्रों, विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जो 6 वर्ष हैं, ये क्या संदेश है इसका। लेकिन इसका एक अनफॉर्चुनेट पार्ट भी ये है कि 24 साल हो गए और हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा जो लेजिस्लेचर है इस स्टेट का, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, सब समझ गए, लेकिन हम अपने मूवमेंट की जो खूबियां हैं या मूवमेंट की जो हिस्ट्री है, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर पाए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को या वर्तमान जनरेशन को। अधिकांश लोगों को जो बिलो 40 इयर्स या बिलो 35 इयर्स ऑफ एज हैं, वो लोगों को जानकारी का बड़ा अभाव है। इसके लिए दोषी हमारी गवर्नमेंट्स है, जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं। लेकिन अभी हमने 1.5 साल पहले एक प्रयास शुरू किया, वो हल्की सी एक शुरुआत हुई है कि हम इसको पाठ्यक्रम में, जो विद्यालयों में होता है, सरकारी स्कूल्स हैं, हम कोशिश करेंगे पब्लिक स्कूल्स में भी ये जाए, मैंडेटरी हो सबके लिए, सबको जानने के लिए। तो अभी एक छोटी सी इसमें शुरुआत भर हुई है। आज शायद और समय 5 मिनट, हाँ, इसको 2 मिनट में वाइंड अप करने के लिए चांसलर और वाइस चांसलर साहब ने मुझे डायरेक्शन दी है, तो हम इसको 2.5 मिनट में वाइंड अप कर देंगे, राइट। 1.5 मिनट में कर देते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, ये देखिए, आप लोग हिंदुस्तान के बाहर से भी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आप उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं। जब आप यहाँ से शिक्षण कार्य पूरा करके जाएंगे तो आपको भी उत्तराखंड कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, क्या संघर्ष था, हमारी अचीवमेंट्स क्या रही,
और ये कैसे दुनिया और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ये सब चीज़ें शायद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे भी तो उत्तराखंड के अंदर हमने इन सब चीज़ों को समाहित किया है। यहाँ पर जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, जुडिशरी की परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, हमने सिलेबस को उसमें इंक्लूड कराया है और एक्सक्लूसिवली 2 क्वेश्चन पेपर वो उत्तराखंड से संबंधित उसमें आते हैं। वो उसका पहला परीक्षा अभी हाल ही में हुई है। तो ये आपके लिए जानकारी लेना और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, चाहे आप एसडीएम बन के यहाँ पर आए, चाहे आप जुडिशियल अधिकारी बन के यहाँ पर जज बन के आए, चाहे आप जो है डीएसपी बन के और चाहे आप एलाइड में आए, तो ये आपके वहाँ भी काम आएगा। इसलिए आप इसमें रुचि के साथ जो है जानकारी लेने की कोशिश करिए। संभवतः आप में से भी कुछ लोग शायद उत्तराखंड के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको देने का, उसमें निकलने का आप लोगों का भी किसी का हो सकता है कोई लक्ष्य हो। तो मैं एक बार आदरणीय प्रो वाइस चांसलर साहब राजेश बहुगुणा जी, जिनको हम अभी थोड़ा सा फर्क आ गया है, लेकिन एक टाइम ऐसा था आज से 10 साल पहले तक, जब राजेश बहुगुणा जी के जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो आभा मंडल है, उसमें फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद जी की छवि यानी चेहरा मोहरा झलकता था। अगर आज से 10 साल पहले और आज भी इनकी मूछें वैसे ही हो जाए, इनको कोई कुर्ता पहना दे और धोती पहना दे और इनके हाथ में जो चंद्रशेखर आजाद जी वाली पिस्टल थी वो थमा दे, तो निश्चित रूप में अगर कोई इनको चंद्रशेखर आजाद नहीं कहेगा तो उनका छोटा भाई तो 100% कहेगा ही कहेगा। आपका रोल उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में बड़ा जबरदस्त था। आप ताजे ताजे एयरफोर्स से आए थे और आपका और आपकी मैडम का, श्रीमती लेट मिसेस बीना बहुगुणा जी, जो ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं, बहुत जबरदस्त रोल था। जब हम बरेली सेंट्रल जेल में हम 1 महीने जब हम बंद रहे, तो आप जो है, हम तो जेल के अंदर हैं, लेकिन आप बाहर रह के हमारी जमानत कराना, हमको खाना कैसे मिल रहा है, हमारे पास कपड़े हैं या नहीं है, या हम कोई मेडिकली हमको क्या जरूरतें हैं, तो पूरे 6 साल तक आपका रोल रहा। और मुझे लगता है, बाकी तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के आदरणीय प्रेसिडेंट जोशी जी जानते होंगे, इस यूनिवर्सिटी को यहाँ तक पहुँचाने में भी कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन और सेंट्रल रोल रहा होगा, ऐसा मुझको लगता है। तो आपसे इंटरेक्शन हुआ, आपने कहा, मुझको कल आदेशित किया 2 दिन पहले कि आपको आना है, तो मैं आपका आभारी हूँ, यूनिवर्सिटी का आभारी हूँ, यहाँ के वाइस चांसलर साहब का आभारी हूँ, जितेंद्र जोशी जी, अंकिता जोशी जी, डॉक्टर अभिषेक जोशी जी, हमारे फैकल्टी के मेंबर्स, फैकल्टी स्टाफ, शिक्षकगण, हमारे विद्यार्थी और उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझको अपने समक्ष अपनी बात रखने का जो सुंदर और बेहतरीन अवसर दिया, क्योंकि ये बात कम्युनिकेट होती रहनी चाहिए। और उत्तराखंड के बच्चे तक, जो बच्चा अब 6ठी क्लास में पहुँच गया है, 6 ऑनवर्ड्स विश्वविद्यालय तक, ये हिस्ट्री जो रही है उस सिलेबस में आनी चाहिए। मैंने तो इस पूरे उत्तराखंड मूवमेंट का एक बहुत छोटा सा पार्ट अभी टच किया है। ये केवल एक, कहते ना कि मैंने आपको न्यूज़ रील दिखाई है, पिक्चर अभी बाकी है। 3 घंटे की जो फिल्म होती है, मैंने शायद उसमें 15 मिनट का ही रोल अदा किया है। मेरे पास इतना स्टफ है, इतनी इंसिडेंट्स हैं आपको बताने की इस मूवमेंट की, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुजफ्फरनगर पे मैंने कुछ नहीं बोला, श्रीयंग टापू पे मैंने कुछ नहीं बोला, देहरादून के अंदर सेकंड टाइम कर्फ्यू लगा था 1994 3 अक्टूबर को, सेकंड टाइम, पहली बार लगा था 1984 में, और एक बार लगा था 1947 के आसपास, वो थोड़ी देर के लिए था, और एक बार लगा था डीएवी कॉलेज में के लड़ाई झगड़ों के कारण 1975 में, जब मिक्की जी थे उस समय प्रेसिडेंट। तो मित्रों, मैं एक बार पुनः सबका आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देके, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता श्री रविंद्र जुगरान जी, जिन्होंने 6 साल, तो 1994 से 2000 तक
31 अक्टूबर 2000 तक, 8 नवंबर 2000 का पूरा सचित्र बड़ा ही बिल्कुल जैसे फिल्म होती है, जैसे उन्होंने कहा भी है कि फिल्म तो अभी बाकी है, बड़े अच्छे तरीके से उसका एक वर्णन किया है और हम सबको मोटिवेट किया है कि किस प्रकार अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, रिसीव करना है, अचीव करना है, तो क्या क्या मेथड या क्या क्या मैकेनिज्म आपको यूज करनी चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से बताया है। बहुत सही कहा है आपने कि उत्तराखंड में हर घर में गन होते हुए भी अहिंसा का जो उपयोग किया, तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि हम कुछ भी प्राप्त करने के लिए अगर अहिंसा का उपयोग करेंगे तो शायद लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता श्री जुगरान जी और वाइस चांसलर ऑफ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी श्री प्रोफेसर बहुगुणा जी, our young and dynamic leaders, Vice President of Uttaranchal University, Ankita Joshi ji, our Executive Director, Dr. Abhishek Joshi ji, all my deans and directors, faculty members, and one more important lady, I think you cannot look at her, Madam Poonam Rawat. She is behind the scene. All my students and in particular the NCC students. क्योंकि ये बात उत्तराखंड के बनने की हो रही है, जिस समय 94 से 2000 तक की जो बात हो रही है, उस समय मैं इंदौर, देवी हिला यूनिवर्सिटी इंदौर में जुड़ा हुआ था और हम लोग उत्तराखंड जिसको कहते हैं, उस समय यूपी का ही पार्ट होता था। तो या तो विंटर वैकेशन में जो 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक होता था, या समर वैकेशन जो है जो 16 मई से लेकर 30 जून तक का होता था। हम लोग हर्बटपुर बेसिकली देहरादून एंड हर्बटपुर आया करते थे। तो मेरा कंट्रीब्यूशन सर उसमें यही है, क्योंकि उस समय चक्का जाम बहुत होता था अगर आपको ध्यान होगा कि भाई आज गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो घर में बैठ के आराम से सोना और काम करना, दैट्स माई कंट्रीब्यूशन टू द उत्तराखंड फॉर्मेशन। तो आई थिंक उत्तराखंड ने जो एक नया क्वेश्चन रेज किया आपने भी कि हमें 24 साल हो गए हैं, इसकी बधाई हम सभी को। पर हम आज भी, जो बच्चे ने भी कहा कि हम आज भी क्यों आंदोलित हैं, ऐसा क्या चार्टर था हमारा उत्तराखंड का जो हमें अचीव नहीं हुआ। हम कहा अपने आपने भी कहा कि जो हमारी नई जनरेशन है, चाहे वो लीडर्स की हो, एकेडमिक्स की हो या दूसरे लोग हो, कहीं ना कहीं जो चार्टर डिसाइड किया होगा आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे, और फाइनली क्या हम उस तरफ हैं या नहीं है, एक बड़ा विषय है और आज भी चल रहा है। मुझे लगता है तो सबसे बड़ा इशू शायद जो कभी आया है तो भू जमीन को लेकर, और मुझे लगता है कि हमें उसमें कुछ अच्छा करना चाहिए। एक बार फिर आप सभी को उस संघर्ष के लिए जो 6 साल बधाइयाँ। मेरा ये मानना है कि भाई हम देवभूमि में रहते हैं, व्यास जी की भूमि भी इसको कहा जाता है, जहाँ पर महाभारत शायद लिखा गया है, इसलिए शायद विश्व में ये सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये व्यास की भूमि है तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को शायद वही रोल कहीं ना कहीं लेना होगा। तो जब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो शायद हम हर साल डिस्कस करते हैं, 2 बार डिस्कस करते हैं साल में, एक 8 नवंबर या 9 नवंबर को, सेकंड जो है 26 नवंबर को, जब हम डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट करते हैं। दोनों दिन ये बात आती है कि भाई उत्तराखंड में जो माइग्रेशन है, शायद बहुगुणा जी ने, बच्चों ने भी कहा कि पानी और जवान दोनों ही शायद यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में जितना फॉरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड को, चूंकि हम पूरे विश्व की बात करें, एक तरह से लंग्स का काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। उसी तरीके से दूसरी अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ 2 बड़ी नदियाँ हैं, देश की जो बड़ी नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, पर कहीं ना कहीं जो पानी है वो पूरे देश को एक हरियाली प्रदान करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो पिछले 24 साल से एक बड़ा इशू है, शायद पहले भी रहा होगा,
पहले शायद कम था क्योंकि आप एक बड़े स्टेज के पार्ट थे, तो यहाँ रहे या वहाँ रहे शायद उतना डिस्कशन नहीं होता होगा, लेकिन इन 24 साल इसमें बहुत डिस्कशन हो रहा है। हर जैसे मैंने कहा कि हम भी विश्वविद्यालय में 2 बार करते हैं कि कैसे रिवर्स माइग्रेशन किया जाए, और शायद मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। पूरा उत्तराखंड राज्य, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, नॉन पॉलिटिकल सिस्टम हो, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। लेकिन उसके लिए कुछ शायद हम कई बार मीटिंग्स करते हैं, कुछ रिजोल्यूशंस करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो मिसिंग है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, चूंकि सर अभी नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र जोशी जी, उन्होंने जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो जो हमारे प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र जोशी, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो भी बनाई, पिछली बार हम लोग को दिखाया भी गया था कि उन्होंने मेरे ख्याल से 2000 के आसपास है, उससे पहले भी, जो आपका मोहरी वाला एरिया है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जो वहाँ पर जो एप्पल और दूसरे जो फलों के ऑर्चर्ड्स डेवलप किए हैं, तो मेरा ये मानना है, और जो उन्होंने दिखाया भी है, कि वहाँ पर अब हर कोई जाके रहना चाहता है, और जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी इनकम शायद हमसे भी ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की एजुकेशन गवर्नमेंट के लेवल पर, और आप तो बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं, तो बहुत अच्छे तरह कनेक्टेड भी हैं गवर्नमेंट के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ, अगर कहीं इस तरह की एजुकेशन की जाए, प्लानिंग की जाए, और फाइनली उसका एक शेड्यूलिंग किया जाए कि भाई हम अगले 10 साल में, लेट अस से चमोली है, गोपेश्वर है, जो भी एरिया आप कहना चाहते हैं, कि 10,000 को वापस लेकर के जाना है, एक टारगेट के साथ अगर काम करें, और जैसे जितेंद्र जोशी जी ने किया है, तो मुझे लगता है कि हम 10,000 का टारगेट रखें तो शायद 1 लाख तक पहुंच सकते हैं, अगर वही करें जो जितेंद्र जोशी सर ने किया। अच्छा, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बड़ी इम्प्रूव की है। सड़क आज वहाँ पर है, लोगों के पास पैसा है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, और दूसरी सारी फैसिलिटीज क्रिएट की गई। तो फैसिलिटीज क्रिएट होंगी तो मुझे लगता है कि वास्तव में हम यहाँ से वापस अपने पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। तो दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शायद आज भी मिसिंग नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तराखंड के ऊपर वाले स्टेट में अगर आप जाए, शायद एफर्ट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ना कुछ उसमें कर ही रहे हैं। लेकिन एज ए यूनिवर्सिटी हमने क्या किया है उत्तराखंड में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमें चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि एज ए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी या दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उत्तराखंड स्टेट के लिए क्या कर रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात कहते हुए कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो जीडीपी में बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। और एक बड़ी अच्छी बात है जो शायद आपने नहीं कहा, अगर हम उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम देखें, वो भी बहुत अच्छी है, करीब 2.5 लाख से भी ज़्यादा है, जो कि कंट्री में जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो आदमी खुश तो है, लेकिन जो आपने कहा, जो हम सभी कहते हैं कि वो माइग्रेट क्यों कर रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ हमें अच्छे एफर्ट्स करने होंगे। अगर हम उत्तरांचल विश्वविद्यालय की बात करें, तो हमारे पास करीब 2 तरह के मोड ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी हैं, ऑनलाइन और कैंपस में टीचिंग, और हमारे यहाँ करीब 25,000 बच्चा इस समय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। उसमें 2 फायदे हम उत्तराखंड को दे रहे हैं। पहला ये है कि हम 40% बच्चों को 26% फी में स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। मुझे शायद ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि लास्ट ईयर, अभी का तो हम लोग निकाल रहे, पिछले बार हमने 37 करोड़ स्कॉलरशिप उत्तराखंड के और दूसरे स्टेट्स के बच्चों को दिया गया। तो कहीं ना कहीं उत्तरांचल विश्वविद्यालय स्टेट के डेवलपमेंट में काम कर रहा है। दूसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे आपने भी कहा कि हम सिर्फ देश, भारत देश या उत्तराखंड के बच्चों का नहीं, हमारे पास मेरे ख्याल से 20 या 22 कंट्रीज के बच्चे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तरांचल विश्वविद्यालय फॉरेन एक्सचेंज को भी प्रदेश में लेकर के आ रहे हैं। अगर हम दूसरी बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि हम करीब 40 से 50% बच्चा उत्तराखंड का उत्तरांचल विश्वविद्यालय में पढ़ता है, जो हमारी 25,000 कैपेसिटी, तो 12,000 बच्चा हमारा उत्तराखंड का होगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें कि कैसे
उत्तराखंड का बच्चा पूरे देश में, पूरे विश्व में छा सके। और शायद जो मैंने अभी पिछले दिनों एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मेरे ख्याल से 20 या 22 कंट्रीज में हमारे उत्तरांचल विश्वविद्यालय के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली अपने को लिमिटेड किए हुए, एज ए यूनिवर्सिटी हमने ये कंट्रीब्यूट किया है कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय उत्तराखंड के छात्र पूरे विश्व में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होता है कि जो हमारे आसपास के गांव हैं उसके लिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय क्या है। भारत सरकार का एक अभियान है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय में कुछ गांव नियर बाई गाँव जो अडोप्ट किए हुए। और जब हम कहते हैं कि हमने गांव अडोप्ट किए हुए हैं, उन गांव में जाकर के कैसे उनको अच्छी उन्नत खेती या नई नई चीजें कैसे अडोप्ट की जाए, सॉइल को कैसे अच्छा बनाया जाए, बहुत सारी चीजें, हेल्थ कैसे रखी जाए, उसमें हमारा फार्मेसी स्कूल, एग्रीकल्चर, हमारा हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज है, सभी कहीं ना कहीं जाकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हमारे जो आसपास का एरिया वो भी खुशहाल हो और अच्छा बने। सस्टेनेबिलिटी को लेकर के भी विश्वविद्यालय, चूंकि उत्तराखंड एक सेंसिटिव स्टेट है सेंसिटिविटी के लिए, तो कहीं ना कहीं उत्तरांचल विश्वविद्यालय भी सेंसिटिव के लिए सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी कहीं ना कहीं हर जगह कोशिश कर रहा है कि हम अपने बच्चों को बता सकें कि अगर ये काम करेंगे तो ये नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो हमारे वायुमंडल को, वातावरण को, इन्वायरमेंट को ये बेनिफिट्स होंगे। मुझे जो लगता है अगर हम ये सब करें और उत्तरांचल विश्वविद्यालय में से पहले भी और आगे भी उत्तराखंड स्टेट के छात्रों के लिए और जो एक्स आर्मी पर्सन है या दूसरे जो भी सभी के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। शायद क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट सर नहीं है, जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इस साल हम लोगों ने, विश्वविद्यालय में जितने भी क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों को, चाहे बीटेक हो, BA LLB हो, MBA हो, BSc हो, MSc हो, जो भी प्रोग्राम, बी फार्मा हो, जो भी प्रोग्राम, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया। तो ये कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय इस स्टेट को एक उन्नत, रिच क्वालिटी ऑफ लाइफ और नई सोच के साथ आगे लेके जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में श्री रविंद्र जुगरान जी, जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने न केवल अपना कीमती समय हमें दिया बल्कि आंदोलन की हर परिस्थिति से हमें रूबरू भी कराया। आपका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरा आभार है विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र जोशी जी का, जो हमें हमेशा ही इस प्रकार के कार्यक्रम को करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट सुश्री अंकिता जोशी जी हैं, उनका भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धर्मबुद्धि सर जी का, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा ही प्राप्त हुआ है। धन्यवाद सर। मैं हृदय से आभारी हूँ विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर राजेश बहुगुणा जी का, जो स्वयं एक वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं और जिन्होंने राज्य निर्माण में न कि आंदोलन बल्कि देखा है बल्कि उसे जिया भी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक जोशी जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर श्री पोखरियाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी डीन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल हेड, शिक्षकगण एवं छात्र एवं छात्राओं, जिनकी आप उपस्थिति से इस कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक संपन्न करा सके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एनसीसी के विंग के छात्र छात्राओं तथा लॉ कॉलेज देहरादून के छात्र छात्राओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन की प्रस्तुति का हृदय विदारक चित्रण करके हम सभी को बहुत ही अच्छी तरह से भावुक कर दिया और हमें वो समय याद आ गया जिन्होंने इस उत्तराखंड आंदोलन को देखा था। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा आभार है ऑडिटोरियम की टीम, टेक्निकल टीम का, जिन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक हमारा साथ दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद करी। अंत में मैं बहुत बहुत प्यार देना चाहूँगी लॉ कॉलेज की शिक्षिका
मिस रवनीत कौर का, जिसने बहुत छोटे से टाइम में, बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बैक द स्टेज अपनी टीम के साथ इसको संपन्न कराया। धन्यवाद। थैंक यू।